आपको मथुरा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर अपनी बात कह रहे हैं। स्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की, बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात अक्सर याद आती है जब मैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक सुदूर अरुणाचल में आप जाएंगे तो अरुणाचल में आज भी रुक्मिणी की कथा लोगों के मन में उसी प्रकार से रसी बसी है जैसे हम इस ब्रजभूमि में आते हैं तो राधे रानी की जय कहने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते। और यही भाव सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में महारानी रुक्मिणी के साथ भी जुड़ा हुआ है। पूरब से पश्चिम को जोड़ने का कार्य उस कालखंड में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और राजकुमारी रुक्मिणी को वहां से लेकर के और उनके शादी विवाह का बंधन का कार्यक्रम द्वारिका के पास हुआ था, सुदूर समुद्र के तट पर।
पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य, और राम ने त्रेता युग में आज से उससे भी बहुत पूर्व उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया था। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है, उन देवालयों में, उन शिवालयों में भारत की आस्था उमड़ती भी दिखाई देती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जब तक इन 3 के प्रति भारत की आस्था बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस ब्रजभूमि के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए आज यहाँ पर स्नातक, प्रास्नातक और डॉक्टरेट की अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर आज कुलाधिपति के दीक्षाोपदेश के माध्यम से ये उपाधियां आज उन्हें अवार्ड की गई है। आप सबको मेरी बधाई, आप सबके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। वास्तव में आधुनिक जो दीक्षांत समारोह है, यह भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा का समावर्तन समारोह का ही एक रूप है। आज हम दीक्षा के अंत में करते हैं। समावर्तन समारोह का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार से होता था कि हमारी जैसे ही परीक्षा के पूर्व बच्चों को तैयार करने, छात्रों को तैयार करने और उन्हें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जो उस कालखंड में समारोह होते रहे होंगे, वह समावर्तन समारोह थे। और उसका दीक्षाोपदेश तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत विस्तृत रूप से रेखांकित किया गया है। उसकी पहली ही लाइन है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना है और धर्म का आचरण करना है। अब सत्य, हम सबको अपने जीवन में इस बात को बहुत गहराई से सोचना होगा कि हम वास्तव में अपने जीवन में सत्य का आचरण कितना कर पाते हैं। व्यक्ति का कोई भी वाक्य तब प्रभावशाली बनता है जब उसके आचार और विचार में समन्वय होता है। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो उसकी विश्वसनीयता हमेशा संकट में खड़ी होती है। और जिसका स्वयं पे विश्वास न होता हो, उस पे समाज या देश और दुनिया उस पे क्या विश्वास करेगी। इसलिए सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारतीय मनीषा ने धर्म को कभी उपासना विधि के साथ जोड़ करके नहीं देखा। आप मंदिर जाएं न जाएं, पूजा करें न करें, यह आपका विषय है। आप पूजा खड़े होकर के करते हैं, बैठ करके करते हैं, लेट करके करते हैं, यह आपका विषय है। इसके लिए कभी भारतीय मनीषा ने कभी किसी को बाध्य नहीं किया, आस्था पर किसी को थोपने का प्रयास नहीं किया। हमने तो सबको जोड़ने का कार्य किया। जो अच्छा था, यही तो हमारा बोध वाक्य था शिक्षण केंद्रों का। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। ज्ञान के लिए सभी दिशाओं को खुला रखो,
जहां से भी प्राप्त हो सकता है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे अमुक ग्रंथ में ही दुनिया का सारा ज्ञान है। जैसे एक विदेशी आक्रांता ने जब नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पुस्तकालय में आग लगाई थी, तो उसको समझाने का प्रयास हुआ कि सब क्या कर रहे हैं, ये भारत की ज्ञान की धरोहर को आप नष्ट करने का पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसा ज्ञान, क्या इसमें जो कुछ भी है, क्या ये कुरान शरीफ से ज्यादा है? वो तो पहले से उसमें समाहित है, और जो उससे इतर है उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं। महीनों तक वो पुस्तकालय चलता रहा। उस विकृत मानसिकता को जिसने दुनिया को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्हें अगर कोई आज इस बात को मानता, देवदूत मानकर के उनकी उपासना करता, उनकी पूजा करता है, तो उस विकृत मानसिकता से आज उसके कहर से दुनिया किस रूप में कांपती हुई दिखाई देती है। दुनिया के तमाम देशों में वह आप सबको देखने को मिल रहा होगा। ये मानवता के लिए संकट खड़े करने वाली, जब भी कोई अपनी बात को जबरन दूसरे पर थोपता है, भारतीय मनीषा ने कभी अपनी बात को किसी दूसरे पर थोपने का प्रयास नहीं किया। हमने तो कहा कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अच्छा है, और भारत के किसी भी उस प्रतिष्ठित गुरुकुल के लिए कभी यह बात बंधन नहीं था कि जो कोई बोले जो इस गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है वही सब कुछ अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान के लिए सभी दिशाएं खुली होनी चाहिए, जहां से भी ये प्राप्त हो सकता है हम उसको अपने जीवन में विकार करें, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भारतीय मनीषा के इसी बोध वाक्य को जीवन का हिस्सा बना करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी भाव को लेकर के है। हम केवल अब डिग्री तक सीमित न रहे, एक बार में डिग्री ले, एक ही विषय की डिग्री लेने के लिए भी बाध्य न करें। हम एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ाने, एक विस्तृत आयाम देना है, और जहां से भी उसको अपनी रुचि के अनुरूप कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। और भारतीय मनीषा की प्राचीन काल से सोच रही है। दुनिया जब अंधकार में जी रही थी तब भारत के प्रतिष्ठित गुरुकुल जी यहां पर उत्कृष्ट अध्ययन और अध्यापन के केंद्र बने हुए थे। जब साधन नहीं थे उस कालखंड में भी नालंदा, तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत भूमि पर थे, जो दुनिया को एक नई राह दिखा रहे थे। दुनिया के युवा वहां आकर के स्नातक की उपाधि प्राप्त करके गौरव की अनुभूति करते थे। हम सब के लिए चुनौती होगी उस पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करने के इस प्रवर्तमान अभियान का हम सब हिस्सा बने। केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा, सरकार और समाज दोनों मिलकर के जब कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो इसके परिणाम भी उतने ही अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। और उस सामूहिक प्रयास की आज सर्वाधिक आवश्यकता है, और इसमें जीएलए जैसे विश्वविद्यालयों ने एक पहल प्रारंभ की है। उस पहल को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम विश्वविद्यालय जहां बनाते हैं, अक्सर होता क्या, या कोई महाविद्यालय बनाते हैं या कोई शिक्षण संस्थान बनाते हैं, और सरकार के स्तर पर या निजी क्षेत्र में कहीं भी बनता है, एक बात मैं देखता हूं कि वहां के
लोकल समाज से हमारा संवाद पूरी तरह समाप्त रहता है। एक प्रकार लोकल समाज से हम कोई संवाद नहीं रख पाते, उससे एक प्रकार की दूरी हमारी बनी रहती है। ये विचित्र सी स्थिति है। हम जहां पर अपनी संस्था खड़ी कर रहे हैं वहां के समाज से हमारा कोई संवाद नहीं, तो हम संस्था किसके लिए खड़ी कर रहे हैं? संस्था के पीछे का हेतु क्या है? हमारा तो उनके बीच में बेहतर संवाद होना चाहिए। हमारे पास उस समाज की, उस क्षेत्र की, उस जनपद की एक बेहतर स्टडी होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, और वहां की व्यापक उन संभावनाओं को लेकर के अगर सरकार को कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उस अध्ययन को सरकार के सामने प्रस्तुत कर लें कि नहीं, यहां की योजना इस रूप में बननी है। अक्सर होता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है, हमें टेंडर अवार्ड करने पड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सोशल इंपैक्ट स्टडी करवानी है। अब उसके लिए कोई बाहर की संस्था आती है, हमारी स्थानीय संस्थाएं उसके लिए अपने यहां की फैकल्टी को, अपने यहां के छात्रों को क्यों नहीं तैयार कर पाती? और अगर हमारे पास स्टडी है, पहले से हमारे पास स्टडी है, हम उसे अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई नया स्टडी कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरकार ने आज कहा, हमने उनको प्रस्तुत कर दिया कि भाई ये है, अगर आप चाहें इसके अलावा किसी एक थर्ड पार्टी को रख करके इसके बारे में एक बार इसका सत्यापन करवा लें, और हम चाहेंगे कि आप इसको स्वीकार करें, हम इसमें पूरी गारंटी लेने को तैयार हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, आपके पास एक फंड का फ्लो भी होगा, आपके पास एक व्यवस्था आती हुई दिखाई देगी। हमारे यहां की परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी, जिसके लिए दुनिया में जाना जाता था, हमने आयुष से संबंध एक प्रकार से उससे विच्छेदी कर दिए थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन किया। तब भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा था, कोरोना ने उनको समझा दिया कि काढ़े की कीमत क्या होती है, हल्दी का मतलब क्या होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के ग्रैंडसन यूएस में रहते हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंडसन आया हुआ, आपसे मिलने का बड़ा उत्सुक है, 5 मिनट का समय दे देते तो। मैंने कहा लेके आ जाइए। मैंने समय दिया, जिस समय दिया गया था उसी समय वहां आ गए थे। परिचय होने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए कब आए, कैसे आना हुआ, और आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं यूएस में रहता हूं, वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। मैं एक दिन अपनी कार से जा रहा था, एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैं अपनी गाड़ी को पार्क करके वापस देखने के लिए आया, लाइन क्यों लगी हुई। कहा वहां पे हल्दी का पानी लोग दे रहे थे। हल्दी क्या होता है? तो मैंने कहा क्या आपने कभी अपनी दादी या अपनी मां के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाया क्या? दाल है, सब्जी है, खिचड़ी है, पराठा है, ये सब खाए नहीं? कहा नहीं खाया तो, लेकिन हल्दी क्या है? मैंने कहा भारतीय रसोई बगैर हल्दी के चल ही नहीं सकती है, और कोई अतिथि आता है तो उसका टीका भी हम हल्दी से ही कराते हैं। हल्दी एंटी सेप्टिक भी है और एंटी एलर्जिक भी है। और कोरोना कालखंड ने सबको समझा दिया हल्दी का मतलब क्या होता है। यह हजारों वर्षों से भारत की रसोई का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम भूल गए। हमने अपनी परंपरागत
चिकित्सा पद्धति को विस्मृत किया, भुला दिया, उससे संबंध विच्छेद कर दिए, योग से दूरी बना ली। जब दुनिया योग के पीछे भाग रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में वैश्विक मंच पर रखकर के पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही, तब हमारी समझ में आया कि वाह, योग में भी ये गुण है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। ये केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ही नहीं, बौद्धिक उन्नयन के लिए और विज्ञान को उस स्थिति तक पहुंचाने में एक सक्षम है जहां पे विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं और भारतीय मनीषा ने उन सीमाओं का भी अतिक्रमण किया है, और वही अध्यात्म है। याद रखना, जब भी आप भारत की इस परंपरा को अंगीकार करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, तो विज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करके जब उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो वह एक विस्तृत संसार होगा। उसके लिए भौतिक दृष्टि नहीं, उसे अंतःकरण की दृष्टि से ही आप अवलोकन कर पाएंगे। लेकिन खैर, एक अलग क्षेत्र है और शिक्षण संस्थानों को भी इस क्षेत्र में कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत कुछ है उसमें छुपा हुआ। लेकिन शिक्षण संस्थानों का या हमारे संस्थानों का आज के दिन की जिम्मेदारी क्या? हमने शोध की प्रक्रिया को बाधित किया। हम केवल दूसरों की चीजों को अच्छा मानने लग गए। जो दूसरी जगह था, एक बार एक राजदूत मेरे पास आए थे, वो मेरे पूर्व परिचित थे, तो मेरे साथ अपने देश का एक गिफ्ट लेकर के आए। तो मैंने उन्हीं के सामने बोला, मैंने कहा ये आइटम हमारे यहां तो बहुत सस्ता है, 5 रुपए का है। तो मैंने भी उनको एक आइटम दिया, मैंने भी उनको गिफ्ट किया। मैंने कहा ये देखो, तो उन्होंने मेरे सामने खोला, उन्होंने कहा कि आपके कितने कीमत? मैंने कहा 500 रुपए की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, प्रोडक्ट आपका अच्छा है लेकिन पैकेजिंग अच्छी नहीं है, और हमारी पैकेजिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ये तो हमेशा से रहा है। मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा रहता है, हम किसी को धोखा नहीं देते। लेकिन लोग जो देखते हैं, लोग उसी के पीछे भागते हैं। जैसा परोसेंगे लोग उसके पीछे वैसे भागने लगते हैं। उसकी अच्छाई बुराई जाने बगैर उसके पीछे एक होड़ सी लग जाती है। हमारी संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा देना पड़ेगा और पैकेजिंग भी उसी प्रकार से तय करनी पड़ेगी जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और हम भूल गए, हमने प्रोडक्ट से भी हमने संबंध विच्छेद कर दिया, उसको भी हम उस क्वालिटी का देने में विफल रहे। और पैकेजिंग का तो खैर, हमने मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में कोई भी नया कार्य करने में, कोई छात्र आज के दिन पे अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, परिवार के पास पैसा नहीं है, वो भटकता रहेगा, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे मालूम है कि पीएम मुद्रा योजना है, इस योजना के अंतर्गत मैं बैंक से संपर्क करूंगा, बैंक मुझे सहयोग करेगा, तो आसानी से वह अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब पता ही नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं। मेरा मानना है कि आज तो हर विश्वविद्यालय और हर युवा के पास, कभी हम लोगों ने
आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी और होम स्टेट की तरफ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीएम इंटर्नशिप की एक नई स्कीम निकाली है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सीएम इंटर्नशिप की एक स्कीम निकाली है छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए। एक नया अवसर हम दे रहे हैं, वह इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके। इंडस्ट्री के लिए हम बातें कर रहे हैं कि अगर आपके पास 30 कार्मिक रखने की सामर्थ्य है तो कम से कम आप प्रयास करें कि 2 से 3% इन युवाओं को आप उसमें लीजिए। आधा मानदेय आप दीजिए, आधा मानदेय हम देंगे, गवर्नमेंट इसमें योगदान देगी। छात्रों को उसमें आगे बढ़ने का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस उनके पास आना चाहिए। इसके माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। आज जनपदों में अभ्युदय, हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग प्रारंभ हुई है और उसमें यूपीएससी से या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से या आईआईटी जेईई से या नीट से जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन लोगों ने उस फील्ड में जाकर के कार्य कर रहे हैं, वही लोग फैकल्टी के रूप में अपना समय देकर के हर जनपद में फिजिकली भी और वर्चुअली भी क्लासेस चला रहे हैं। एक बड़ा अच्छा अवसर उसमें है। इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मैं देख रहा था, 43 युवा उसी कोचिंग से आगे बढ़ करके उन्होंने स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के अंदर तकनीकी रूप से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए, युवाओं के लिए 2 करोड़ यूथ को हम लोग वर्तमान में टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उसमें भी हम लोग शासन की स्कीम को रखें, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को उसके साथ जोड़ें, लेकिन हमें स्वयं भी संस्थानों को उसके साथ तो कार्य करना होगा। स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को जन्म देना होगा। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे उर्वरा भूमि रखता है, सबसे अच्छा जल संसाधन है। स्टार्टअप इसमें क्यों नहीं स्थापित हो सकते? एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस हमारे पास है। सरकार ने थोड़ा उसमें सपोर्ट किया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। 2017 के पहले बंद प्राय सा हो गया था, मृत प्राय सा था। अब सोचिए 96 लाख यूनिट अगर बंद होती क्या स्थिति होती? लाखों लोगों का रोजी और रोजगार समाप्त हो जाता। सरकार ने थोड़ा पुशअप किया, थोड़ा सपोर्ट किया, उनके लिए स्कीम निकाली। सरकार पर बहुत बोझा नहीं पड़ा। परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बना दिया है एमएसएमई यूनिट ने। हमारे परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए उद्यमियों ने अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक नए हब के रूप में स्थापित कर दिया। आज 1,60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है यूपी से। अनंत संभावनाएं, इसमें भी हम नया स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कार्य कर सकते हैं, नई डिजाइनिंग और पैकेजिंग की यूनिट स्थापित कर सकते हैं। बहुत कुछ नया इसमें किया जा सकता है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग विश्वविद्यालय स्तर पर, शिक्षण संस्थानों के स्तर पर ही हमें इसके लिए छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। इसको छात्रों के सामने प्रस्तुत करना होगा, उनको एक दिशा देनी होगी, बताना पड़ेगा, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। एक विस्तृत क्षेत्र है जिस पर कार्य हो सकता है और अब तो विश्वविद्यालय भी नए बन रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थाएं इसमें आगे आ रही हैं। ज्ञान का आदान प्रदान भी होना चाहिए। हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, क्या आवश्यक नहीं कि किसी विश्वविद्यालय में सभी फैकल्टी हो, लेकिन जहां है आप वहां से संवाद बनाइए, वहां एमओयू करिए उस संस्था के साथ, उस फैकल्टी को फिजिकली भी और वर्चुअली भी जोड़िए। हमने तो कोरोना कालखंड में वर्चुअली आईसीयू चलाए थे। सबसे क्रिटिकल होता है आईसीयू चलाना, और हम लोगों ने वर्चुअली चलाने प्रारंभ किए।
कोरोना महामारी आई थी। उत्तर प्रदेश के तब तक 36 जनपद ऐसे थे जिनके पास एक भी वेंटिलेटर नहीं था। उन जनपदों में वेंटिलेटर स्थापित किए। फिर मुझे बताया गया कि इनको चलाने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैंने कहा जो भी मैन पावर है इसकी ट्रेनिंग दो। हमने लखनऊ में SCPGI में और KGMU में उनकी ट्रेनिंग करवाई, मास्टर ट्रेनर तैयार किए। अब हम लोग ट्रेनिंग 10-15 दिन की दे रहे थे, तब भी हम लोगों को एक संदेह था कि पता नहीं आगे क्या होता है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए हर जनपद में हमें ICU प्रारंभ करने थे, तो फिर हमने कहा भी वर्चुअल इनको जोड़ो और नियमित रूप से एक व्यवस्था बना दी थी। नियमित रूप से हम सायंकाल 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 7 बजे तक SCPGI, KGMU, RML जैसे संस्थान प्रत्येक जनपद के ICU को मार्गदर्शन करेंगे, वर्चुअल उनके रिजल्ट को देखेंगे और फिर अगर कहीं कोई कमी आ रही है तो फिर लखनऊ से टीम जाती थी वहां उनको सहयोग करने के लिए और बेहतरीन परिणाम आए। पूरे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हम ICU देने में सफल हुए। यह कार्य अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान किया जा सकता है और अगर वर्चुअल ICU चल सकता है, टेली कंसल्टेशन की बेहतरीन सुविधा आगे बढ़ सकती है, कोई कारण नहीं कि हम इस व्यवस्था को अपनी संस्थाओं में क्लासरूम संचालित करने के लिए न कर सके। ये हो सकता है, पहल करनी पड़ेगी। और अब टेक्नोलॉजी जितनी इंप्रूव हो रही है, मानवीय हस्तक्षेप की संभावना भी उतनी ही कम होती हुई दिखाई देगी। हमें उस दिशा में प्रयास करने होंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा उस दिशा में और उस प्रयास के लिए आप सब तैयार हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि इस 21वीं सदी का नेतृत्व भारत दुनिया को दे और G20 समिट के माध्यम से वह एक अवसर भारत के पास आया है। भारत की इस ताकत का, भारत के प्रबंधन के कौशल को दुनिया ने माना है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। कोरोना में दुनिया के अंदर फैलते फैलते अंततः भारत में भी मार्च में कोरोना आ गया था। लोग सशंकित थे क्या होगा भारत में, और भारत में उत्तर प्रदेश में क्या होगा। टीम वर्क का परिणाम क्या होता है जब समाज अनुशासित होकर के एक स्वर में बोलता है, परिणाम भी उसी प्रकार से आते हैं, उसी प्रकार से परिणाम ले आते हैं। पहली बार हुआ है, अध्ययन करिए कभी स्पेनिश फ्लू जब आया था, पिछली सदी में करोड़ों लोग मरे थे, गांव के गांव सफाई हो गया था। जितने लोग बीमारी से मरे थे उससे कई गुना मौतें हुई थी भूख से। इस बार आपने देखा होगा बीमारी से कुछ मौतें हुई, दुखद है, लेकिन भूख से मौत नहीं हुई। भूख से मौत रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की थी। सरकारों की संवेदनशीलता, हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हमारी बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, हम उस प्रकार की सुविधाएं भी समाज को देने में सक्षम हैं। और यही नहीं, फ्री में टेस्ट भी था, फ्री में उपचार भी था और फ्री में वैक्सीन भी देश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ था। पहली बार हुआ है किसी महामारी के बाद वैक्सीन 9 महीने के अंदर उपलब्ध हो जाए, और एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन और दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन, ये भारत देने में सफल हुआ। ये भारत की एक नई उपलब्धि है और दुनिया के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, सबसे बेहतरीन प्रबंधन भारत का रहा। भारत के इस प्रबंधन को दुनिया ने सराहा, WHO जैसी संस्थाओं ने भी उसकी सराहना की। और इसलिए आज हम सब के लिए आवश्यक है
कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकें। G20 समिट होने जा रहा है। G20 के समिट के माध्यम से भी हम लोग आज अपने आप को वैश्विक मंच पर स्थापित कर सकते हैं। G20 में वे 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया के 60% आबादी जहां निवास करती है, 75% ट्रेड पर जिनका एकाधिकार है, 85% GDP पर भी जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर भी जिनका अधिकार है। उन देशों का जो समूह है वो G20 है और G20 से जुड़े हुए देश आज भारत के नेतृत्व में अगले 1 वर्ष तक दुनिया के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को बनाने वाले हैं और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ समिट होने हैं। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसके लिए अपने आप को जोड़ना। हमारे यहां रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, अपने यहां आतिथ्य सेवा के लिए भारत प्रसिद्ध है, उन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ सकते हैं। दुनिया से आने वाले 20 उन प्रतिष्ठित देशों के अलावा 9 मित्र देशों के भी आने वाले प्रतिनिधियों की आतिथ्य सेवा के साथ जोड़ सकते हैं। उनका लोकल विजिट होगा, अलग अलग जगह पे जाएंगे, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी लोग अवलोकन करेंगे, वहां कोई दिक्कत ना हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करने पाए, किसी प्रकार की कोई अराजकता और किसी प्रकार का कोई भी उनके मार्ग में अनावश्यक व्यवधान पैदा करने का प्रयास न कर सके। समाज को स्वयं इसके लिए तैयार होना, एक नई छवि लेकर के जाएंगे। भारत के बारे में जो दुनिया में दुष्प्रचार हो रहा है उससे इतर लोग जब यहां के सामर्थ्य को, यहां के आतिथ्य भाव को, यहां की स्वच्छता के इस दृश्य को देखेंगे, एक नया संदेश लेकर के जाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत की एक नई छवि में निखार आएगा। दूसरा, हमने किन किन क्षेत्रों में प्रोग्रेस की, यह भी उनको दिखाने का एक अवसर प्राप्त होगा। वे लोग जाएंगे, अलग अलग संस्थाओं में जाएंगे, संवाद होगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करना और ये हर समय हमें तैयार रखना होगा। आज भारत के पास एक अवसर है, दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है, उन सब के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। कुंभ जब संपन्न हो गया उसके बाद सेकंड वेव आई थी, तो मैंने कहा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आने दीजिए, हम अपना कार्यक्रम करेंगे। और हम लोगों ने भी तय किया है, इस बार निवेश उत्तर प्रदेश के अनुरूप होगा। उत्तर प्रदेश की आबादी से कम भी नहीं होगा और उत्तर प्रदेश की जीडीपी से कम तो होने का सवाल ही नहीं होता है। इससे अच्छा निवेश प्रस्ताव यूपी के अंदर होने जा रहे हैं। ये निवेश इन सभी युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाओं को लेकर के आने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के यूथ को दुनिया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं को अब देश के अंदर भी अन्य जगहों पर नौकरी और रोजगार के लिए नहीं भागना पड़ेगा। एक बार फिर से ले चलते हैं आपको मथुरा, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां मथुरा और आज आगरा का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ। GLA यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया और इस वक्त आप मंच पर देख सकते हैं सीएम के साथ साथ जो कॉलेज प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ था दीक्षांत समारोह, जिसमें छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।